क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में जाने से पहले इसको जरूर देख के जाना, क्योंकि ये 3 बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो देखते हैं 5वां सवाल। धवल, कमल और नवल 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। नवल तारीख 31/3/2016 के दिन निवृत्त होता है, यानी कौन हो जाता है, तो नवल निवृत्त हो जाता है, बराबर। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। ये पक्की तलपट है, आप पढ़ लेना यहाँ पर ध्यान से, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ समायोजन दिया गया है। तो यंत्र की कीमत 25,000 और स्टॉक की कीमत 5,000 आंकनी है। तो यंत्र है यहाँ पर, तो इसमें पहला समायोजन, और इसमें विनियोग क्या स्टॉक है, तो इस पर भी पहला समायोजन है, ओके। विनियोग की कीमत पर 8,000 निश्चित हुई है, उस कीमत पर विनियोग नवल ले जाता है। तो विनियोग कहाँ पर है, तो ये विनियोग पर समायोजन नंबर 2 है, और जो विनियोग यहाँ पर है तो इसमें भी यहाँ विनियोग दिया गया है, तो यहाँ भी हम लोग करेंगे, ओके। पहले ऐसे लिख लेने का, जिससे आपको तकलीफ ना पड़े। लेनदारों में से 5,000 का दायित्व चुकाना नहीं पड़ेगा। तो लेनदार कहाँ पर है, तो लेनदार ये रहा, इसके ऊपर तीसरा समायोजन है। और कारीगर मुआवजा पेटे 2,000 के दावे का प्रावधान करना है। तो कारीगर मुआवजा यहाँ पर देखेंगे लास्ट में, यहाँ पर दिया नहीं है, बराबर, पक्की तलपट में, तो इसको लिखेंगे बाद में। डूबत ऋण अनामत देनदारों पर 10% रखना है। तो देनदार ये रहा, इस पर समायोजन नंबर 5 है, और डूबत ऋण अनामत यहाँ भी है, तो इस पर भी समायोजन नंबर 5 है, ओके। डूबत ऋण अनामत दिया ना। ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया है, तो 40,000 का ख्याति का मूल्यांकन रोम नाम से लिखकर आवश्यक खाते तैयार कीजिए, नई पीढ़ी की पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो यहाँ पर रोम नाम से हम लोग लास्ट में लिखेंगे, जिससे आपको फटाफट सवाल करने के बाद कर सके, क्योंकि रोम नाम से पूछा नहीं जाता बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए हम लास्ट में करेंगे, ओके। यहाँ पर देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं, नया अनुपात लाभानी का प्रमाण दिया गया नहीं है। नया अनुपात नहीं दिया गया, तो इसको ये नवल का भाग है, तो इसको निकाल दो, तो इनका भाग आ गया, बोलो, बराबर। 2:2 के भाग में ये लोग लाभ प्राप्त करते हैं, ओके। कुछ दिया नहीं हो तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इधर साइड से चालू करते हैं। तो यहाँ भी आप एक सुधार करना कि यहाँ पर नवल लिखा है ना, तो नवल की जगह पर क्या आता है, कमल आएगा, फिर यहाँ कमल की जगह पर नवल आएगा। तो ये है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, बराबर। किसी भी किताब में इंग्लिश मीडियम या गुजराती मीडियम में देखोगे तो ये आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, बराबर। तो सबसे पहले पूंजी का करते हैं, फिर उसके बाद अनामत का करते हैं 5,000, फिर विनियोग वृद्धि फंड को हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ विनियोग का पहले करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखते हैं। तो हम इन दोनों को कर लेते हैं, पूंजी का और सामान्य अनामत का, ओके। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, ओके। कितना है, 30,000 धवल का है, और कमल का 20,000 हो जाएगा, और नवल का 10,000, ओके। अब लिखते हैं सामान्य अनामत। तो सामान्य अनामत किस अनुपात में, 2:2:1 के अनुपात में देना है। कितना दिया सामान्य अनामत, 5,000 दिया है। तो हम लोग यानी कि 5,000, ये 2 2 4 और 1 5, 5,000 में 5 से भाग देंगे तो 1,000 आएगा। तो 1,000 गुणा 2, तो इसका हो जाएगा 2,000, बराबर। धवल का इसका भी 2 अनुपात है, तो 1,000 में 2 से गुणा करेंगे तो 2,000, और इसके पास रह जाएगा फिर 1,000। तो 5,000 का हिसाब हो गया है। अब हमको करना है सबसे पहले विनियोग वृद्धि का। तो विनियोग वृद्धि का पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो विनियोग वृद्धि आपको पहले यहाँ विनियोग देखना पड़ेगा। विनियोग कितना है, 10,000 है, ओके। 10,000 है, उसमें से यहाँ पर विनियोग वृद्धि का दिया है, और यहाँ देखो विनियोग की कीमत 8,000 निश्चित हुई, मतलब 10,000 थी, 8,000 हुई, तो 2,000 की कमी हुई है। और उन विनियोग को कौन ले जाएगा, तो नवल ले जाएगा, बराबर। नवल ले जाएगा, ये करना है। साथ में यहाँ पर विनियोग की कमी वृद्धि फंड यहाँ पर 2,500 है, तो 2,000 कम हुआ, बराबर। कितना कम हुआ है, 2,000 कम हुआ है। तो इसमें से 2,000 घटा देंगे, 500 रह गया। 500 में 500 जो बचा है वो तीनों साझेदारों को बांट देते हैं। तो इसकी पूरी असर हम लोग कर देते हैं। सबसे पहले पक्की तलपट में हम लोग लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, विनियोग, क्या लिखेंगे, विनियोग, ओके। कितना है, 10,000 का है।
कमी हुई है, उसमें कितने की कमी हुई है, तो 2000 की। तो यहाँ लिखेंगे कमी 2000। कितना आया, 8000। 8000 यहाँ ही लिख देते हैं, वहाँ लिखना नहीं है। ओके, 8000 लिख दिया। अब इन 8000 को कौन ले जाएगा, तो नवल ले जाएगा। तो नवल ले जाएगा, तो इसलिए नवल का पूंजी खाता, नवल का पूंजी खाता। ओके, 8000। तो ये कितना हो गया, 0 0 हो गया। अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, विनियोग 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 कमी वृद्धि फंड। ओके, तो कितना था, 2500 था पक्की तलपट में दायित्व तरफ, और उसमें से 2000 की कमी हुई तो 2000 निकाल के देना पड़ेगा। कितना बचा, 500। 500 को हम लोग किस अनुपात में बांटेंगे, 2:2:1 में, बराबर। तो यहाँ पर देखोगे 500 में हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि इनका टोटल 5 होता है। 500 में 5 से भाग दिया तो 100 आया। तो 100 गुणा 2 करते हैं तो इसका 200 आएगा, इसका भाग भी 200 आएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 100 आ जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने इसका बांट दिया है, और 2:2:1 में, बराबर। लिखना हो तो लिखें 2:2:1। ये लिखना जरूरी नहीं है, पर अभी मतलब परीक्षा के टाइम आप सब समझ नहीं बैठते हो तब इसका काम आता है, तो लिख के रख लेना। अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना, और विनियोग का कहाँ असर होगा, विनियोग का असर यहाँ होगा। पहली लाइन छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं विनियोग, विनियोग खाता, विनियोग खाता। क्यों लिखा है, क्योंकि नवल ले गया है, तो नवल में हम लोग 8000 लिख देते हैं। विनियोग कौन ले गया, नवल ले गया है। अब हम लोग करते हैं डूबत ऋण अनामत का करते हैं, और फिर लेनदार का करते हैं। तो ध्यान रखना है, पहले तो देनदार कितना दिया है, 30,000। 30,000 पे यहाँ पर देनदार पे क्या लिखा है कि देनदार डूबत ऋण अनामत देनदारों पर 10% रखनी है। ओके, तो हम लोग पूरा करते हैं इसका, फिर क्या होता है देखते हैं। तो देनदार का करते हैं, यहाँ पर देनदार कितने थे, देनदार कितने के थे, तो देनदार थे हमारे पास 30,000। कितना था देनदार, 30,000। माइनस करते हैं डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत कितना था, 10%। 10% कितना होता है, तो 3,000 होता है। 3,000 घटाते हैं तो कितना आता है, 27,000 आता है। ओके, 27,000 आता है यहाँ पर। तो डूबत ऋण अनामत उधर पक्की तलपट में कितना दिया है, 2,000, और यहाँ पर कितना है, 3,000, यानी 1,000 की क्या हुई, वृद्धि हुई है। 1,000 की वृद्धि हुई है, तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कहाँ पर, तो वो हम लोग लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते में। तो यहाँ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाते में क्या लिखेंगे, डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत कितना था, 3,000 में से 2,000, ओके, घटाएंगे तो 1,000। ओके, यहाँ लिखना हो तो बोले ये नया है और ये पुराना है, समझने के लिए। ओके, वैसे लिखना नहीं है, बस समझना हो तो लिखना आप। और उसके बाद हम लोग देखते हैं डूबत ऋण अनामत का हो गया है। अब इधर से रह गया लेनदार। लेनदार पर समायोजन नंबर 3 है, क्या लेनदारों में से 5,000 का दायित्व चुकाना नहीं है, तो ये फ़ायदा हुआ है। तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ में लिखेंगे, जो फ़ायदा होगा तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ, खर्चा होगा तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ। ओके, डूबत ऋण अनामत है, देखो आपने वो सीखा था पार्ट 5, उसके जैसा ही सवाल है, थोड़ा बहुत अंतर है बराबर। तो हम लोग लेनदार लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं लेनदार। ओके, लेनदार में क्या है, तो लेनदार है कितने के लेनदार थे, 15,500। 15,500। ओके, वहाँ पर लिखेंगे नहीं चुकानी रकम, नहीं चुकानी रकम कितनी है, 5,000। ओके, घटाते तो कितना हो जाएगा, 10,500 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 10,500। तो अब समायोजन इधर भी लिखना पड़ेगा पुनः मूल्यांकन खाते में, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लेनदार खाता। लेनदार खाता कितने का फ़ायदा हुआ, तो 5,000 चुकाना नहीं था, तो इसलिए 5,000 का फ़ायदा हुआ, जैसे 5,000 यहाँ लिख दिए हैं।
आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेट का पूरा कोर्स हमने कर दिया है, वो देख सकते हैं। और अकाउंट का 1 से लेकर के 6 पार्ट तक को कर रहे हैं, तो उसके भी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ख्याति। ख्याति को हमको बंटवारा करना पड़ेगा पूंजी खाते में। ओके, और पहले ख्याति का बांट देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो ये पुरानी ख्याति है, तो पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों में पूरा बांट दिया जाएगा, तीनों के तीनों में। तो किस अनुपात में? 2:2:1 में। कितना है ख्याति? 10,000, तो ये होता है 5,000। 5,000 से 10,000 में भाग देंगे तो 2,000 आता है, पर बोला 2,000। अब 2,000 आया, 2,000 में 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है इसका? 4,000। इधर इसका भी, कमल का भी 4,000 आएगा, और 2,000 में 1 से गुणा करेंगे तो इसका 2,000 एकन 2,000 आ जाता है। अब यंत्र का देख लेते हैं, यंत्र में क्या दिया है। तो देखो यंत्र में दिया है समायोजन नंबर 1, यंत्र कितना है? 20,000। यंत्र की कीमत 25,000 करनी है, तो यानी कि कितने? 5,000 का फायदा हुआ है, तो उसका हम लोग करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र, ओके, कितना था? 20,000। यहाँ पर वृद्धि हुई है 5,000 की वृद्धि, 5,000 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखो वृद्धि हुई है, तो यहाँ लिखेंगे, बराबर, क्या लिखेंगे? यंत्र खाता। यंत्र खाता कितने की वृद्धि हुई है? 5,000 की वृद्धि हुई है। इधर से हमने विनियोग कर दिया, देनदार कर दिया, स्टॉक बाकी है। तो स्टॉक पर समायोजन नंबर 1 है, स्टॉक 10,000 का है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? स्टॉक की कीमत 5,000 आंकनी है, यानी कि 5,000 आंकनी है, मतलब कि 5,000 ही रखना है। मतलब कितना रखना है? 5,000। तो यानी कि 10,000 में थी, 5,000 ही रखना है, तो यानी कि क्या होगा? 5,000 का कमी हुआ है। तो ये कमी का मतलब नहीं बोला, बोला 5,000 कीमत रखनी है, तो यानी कितनी कमी हुई? तो 10,000 में 5,000 घटाओ तो 5,000 की कमी हुई, इस तरह से। ओके, तो इधर पक्की तलपट में लिखते हैं इधर। ओके, स्टॉक क्या लिखेंगे? स्टॉक कितना था? 10,000, और 5,000 की कमी हुई, तो यहाँ पर कमी कितना है? 5,000। घटाते हैं तो 5,000 आता है। ओके, अब यहाँ पर कमी हुई है, तो क्या लिखा जाएगा? इधर साइड लिखा जाएगा। तो लिखते हैं क्या लिखेंगे? स्टॉक खाता। स्टॉक खाता, कमी हुई है तो उधार तरफ, और वृद्धि हुई है तो जमा तरफ, बराबर, संपत्ति में। और दायित्व में कमी हो तो इधर, और वृद्धि हो तो इधर, बराबर। दायित्व के अंदर ऐसा होता है। अब ले कितना था? तो 5,000 था। अब हम लोग आगे और देखते हैं, यहाँ पर दिया रोकड़ बैंक खाता। तो रोकड़ बैंक खाता बनाना पड़ेगा, उसमें 5,000 शेष आगे लाए, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इधर लिखते हैं शेष आगे लाए। शेष आगे लाए कितना है? 5,000 है, 5,000 है। ओके, अब हमारे पास क्या रह गया है? तो अब हमारे पास देखो, हमने सब ज़्यादातर वस्तु कर ली है। क्या क्या रह गया यहाँ पर? ये समायोजन नंबर 1, 2 हो गया है। अब तीसरा भी हो गया, चौथा देखना, कारीगर मुआवजा पेटे 2,000 के दावे का प्रावधान करना है। तो दावा प्रावधान करना है, तो यानी देना है हमको, 2,000 का देना पड़ेगा। तो नुकसान हुआ तो नुकसान पुनः मूल्यांकन के जमा उधार तरफ आता है। तो इसको पहले लिखते हैं, तो इस 2 एंट्री होंगी। ओके, तो ये पहले तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कारीगर मुआवजा दावा से नुकसान कितना है? 2,000। कितना है? 2,000 है। उसके बाद हमको कहाँ लिखना पड़ेगा? दायित्व तरफ लिखना पड़ेगा। पक्की तलपट के दायित्व तरफ लिखते हैं, तो लिखेंगे कारीगर मुआवजा दावा कितना है? 2,000। ओके, हो गया है। अब और आगे देखते हैं। पूरा समायोजन करने के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया है, डूबत ऋण भी हो गया है। ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया गया है। तो ख्याति का मूल्यांकन को हम लोग यहाँ देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले साझेदार लिखते हैं, साझेदार। ओके, साझेदार समझना आपको यहाँ पर है। तो धवल और कमल, नवल। ओके,
पुराना भाग इनका है, पुराना भाग 2/5, इसका भी 2/5, इसका भी 1/5। ओके। अब यहाँ पर नवल की ख्याति ज्ञात कर रहे हैं, नवल की ख्याति। अब ख्याति का मूल्यांकन सूत्र क्या होता है? ख्याति का मूल्यांकन गुणा नवल का भाग, नवल का भाग। ओके। तो ख्याति कितनी का मूल्यांकन किया गया है? 40,000 का किया गया है और 1/5 उसका भाग है। ओके, इसका भाग है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40 होता है, यानी कि 8,000 इसकी कीमत आती है। कितनी कीमत आएगी? 8,000। 8,000 कीमत आती है। अब 8,000 नवल की जो ख्याति है कौन ले लेगा? ये दोनों ले लेंगे। किस अनुपात में? तो कुछ अनुपात दिया नहीं है नया, तो इसलिए यही इसी प्रमाण को मानेंगे, यानी 2:2 को मान लेते हैं। बराबर, यानी कहने का मतलब इसका 2 है और इसका 1 है, तो ये तो निकल गया, तो कौन रह गया? 2:2 रह जाता है। ओके। तो हम इसमें बांटते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर एंटी में समझें क्या लिखेंगे? निवृत्ति के समय ख्याति का वितरण। ओके। तो 2:2 है, तो ध्यान रखना है। ओके, पहले सब लिखेंगे। धवल ले जाने वाला खाता उधार हो जाता है, तो कौन लेगा? तो नवल की, तो ये लेगा धवल और कमल। ओके, इसलिए कौन ले जाने वाला खाता उधार होगा ना, तो धवल का पूंजी खाता उधार और कमल का पूंजी खाता क्या होगा? उधार 4,000 और नवल का पूंजी खाता का 8,000। ओके। अब इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? तो ये जो है ना, नवल के खाते में लिखना पड़ेगा, ये दोनों का। बराबर, धवल का पूंजी खाता और कमल का पूंजी खाता। तो हम पूंजी खाते में लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ तो लिखते हैं सबसे पहले धवल का पूंजी खाता और कमल का पूंजी खाता। बराबर, दोनों की जो ख्याति है इस पे से लेंगे, नवल में से, इसलिए नवल में से ना लिखना पड़ेगा 4,000 और ये भी 4,000 आता है। ओके। अब हमको क्या बाकी रह गया वो देखते हैं। तो इसमें से सब हमने पूरा कर दिया है, तो अब लोग हिसाब लगा लेते हैं क्या होगा। तो पुनः मूल्यांकन खाते में देखते हैं किधर साइड का ज़्यादा होगा, तो किधर साइड का ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ 1,000, 5, 6 या 7,000 ही होता है, यहाँ 10,000 होता है। यहाँ लिखते हैं 10,000। ओके, कितना लिखते हैं? 10,000 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तो 2,000, 7,000, एक 8,000 होता है। बराबर, तो यहाँ पर 8,000 घटाएंगे 10,000 में, तो 2,000 बचता है। तो 2,000 हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। तो 2,000 हमने प्राप्त किया है, ज्ञात किया है, इसलिए 2,000 पे इस तरह से राउंड लगा लें जिससे आपको पता पड़े। कब ये सब कब काम आता है? जब परीक्षा के दिन हम लोग तैयारी करने बैठते हैं, तभी काम आता है कि ये खोजा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? लाभ लिखा, पूंजी खाता। क्या लिखेंगे? पूंजी खाता। ओके, क्या है? 2:2:2:1 है। बराबर, धवल और कमल और है नवल, इस क्रम में लिखना है। अब देखो 2,000 है, यहाँ पर सीधा सीधा 5 से भाग दोगे 2,000 में, तो कितना आएगा? 400 आएगा। अब 400 में 2 से थोड़ा बहुत है ना, बगैर कैलकुलेटर से भी करोगे तो हिसाब जल्दी होगा। बराबर, 400 में 2 से भाग देंगे तो 800, और 400 गुणा 2 करेंगे 800, और यहाँ पर 400 एकन 400, टोटल मारोगे तो 2,000 आता है। तो यहाँ भी 10,000 लिखना है। इसको कहाँ ले जाना है? पूंजी खाते ले जाते हैं। पूंजी खाते में क्या लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता लिखते हैं। पुनः मूल्यांकन
खाता, पुनः मूल्यांकन खाते में यहाँ पर आएगा 800, यहाँ भी 800 और यहाँ पर 400। ओके, तो ये यहाँ से उतारा है पुनः मूल्यांकन खाते से। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर टोटल ज़्यादा हो रहा है, किधर साइड टोटल ज़्यादा होता है। ओके, अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं टोटल मार लेता हूँ किधर ज़्यादा हो रहा है, फिर आपको डायरेक्ट बता दूँगा। तो इधर ही टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं 30,000 और 2,000 प्लस 200 प्लस 800 कितना होता है 33,000 होता है। यहाँ पर टोटल होता है 33,000। ओके, 33,000 यहाँ लिख दिया, 33,000। और यहाँ क्या लिखना है, कितना घटाना है वो ध्यान रखना है। तो ये हमने लिखा है ना, ये हमको इधर साइड भी लिखना पड़ेगा, बराबर। तो ये हमको पहले लिख देते हैं, फिर हिसाब करते हैं क्या आएगा यहाँ पर। नवल का पूंजी खाता, नवल का पूंजी खाता। ओके, पूंजी खाता कितना कितना है, तो ये 4,000 थे। ओके, तो 4,000 का यहाँ पर लिखेंगे, धवल का 4,000 और नवल का और कमल का भी 4,000। ओके, दोनों साइड एंट्री करनी पड़ेगी इनको, एक इधर साइड एक इधर साइड। ओके, हो गया है। अब यहाँ पर देखो कितना घटाएंगे हम लोग, 33,000 में से ये 33,000 टोटल आया था, यहाँ पर 33,000 बराबर, यहाँ पर 33,000 आया है, में से कितना घटाएंगे, 4 और 4 8,000, 8,000 घटा देते हैं। 8,000 घटाएंगे तो कितना आता है, 25,000 आता है। तो 25,000 पे हम लोग राउंड फिगर लगा देंगे इस तरह से। ओके, अब इधर साइड का देखते हैं कितना है, ये 20,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 800 कितना होता है, 23,000 होता है। तो यहाँ लिखते हैं 23,000। 23,000 में से 4,000 और 4,000 8,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कितना, 15,000। तो यहाँ लिखते हैं 15,000। ओके, 15,000 आया है। अब यहाँ पर देखते हैं कितना होता है इसका, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 400। ओके, सब कर दिया है। 19,500 आता है, 19,500। 19,500 में हमको 10,000 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 9,500 रह जाता है। तो इसको यहाँ लिखना पड़ेगा 9,500। तो इसको कैसा लिखना पड़ेगा कि इसको लोन खाता लिखना पड़ेगा, ये हमको चुकाना है। यानी ये इसका पैसा किसको, नवल निवृत्त हो गया है तो इसको हमने दिया नहीं है, तो ये हमारे लिए अभी लोन हो गई है, बराबर। तो इसलिए लोन खाता लिखेंगे, इसको खासकर ध्यान रखना, ये पॉइंट नया है आपके लिए इसके अंदर, बराबर। तो ये हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका भी टोटल लिख देते हैं 23,000। अभी दिया नहीं है इसलिए लोन करके लिखना पड़ेगा, यहाँ 19,500। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसका हिसाब कर लिया है, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको ही ले जाएंगे, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए कितना है, 5,000। ओके, ये हमने ज्ञात किया है। यहाँ पर टोटल 5,000, यहाँ भी टोटल 5,000। तो ये कहाँ लिखा जाएगा, जहाँ पक्की तलपट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रोकड़ बैंक खाता, रोकड़ बैंक खाता कितना है, 5,000। ओके, अब दोनों का टोटल देख लेते हैं कितना आता है। टोटल मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर है 25,000 प्लस यहाँ पर 27,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 कितना होता है, 62,000 आता है। ओके, 62,000 आ गया। संपत्ति साइड तो आ गया। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ खाली खाली दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, तो यहाँ से हमको लिखना पड़ेगा इनकी जो हमने ज्ञात किया है ये, तो ये क्या है, तो ये लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। पूंजी में लिखना पड़ेगा, पूंजी दायित्व तरफ इसको, इसकी पूंजी कितनी है 25,000 और इसकी पूंजी कितनी है 15,000। तो इधर साइड लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, पूंजी खाता, क्या लिखते हैं, पूंजी खाता। ओके, पूंजी खाता लिखा हमने। तो यहाँ लिखेंगे कौन कौन है, धवल और
कमल। धवल की कितना है 25,000 है और इसका कितना है 15,000। टोटल मारोगे तो कितना हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा 40,000। अब 40,000 और देखते हैं कितना होता है। तो 40,000 हो गया है। अभी क्या इधर क्या बाकी रह गया है 9,500। तो इसको भी लिखना पड़ेगा। 9,500 को क्या लिखेंगे लोन खाते नवल की लोन। क्या लिखेंगे नवल की लोन। अब टोटल मारेंगे कितना होता है। तो देखो कि 62,000 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 40,000 प्लस 9,500 प्लस 10,500 प्लस और 2,000 कितना हो गया 62,000 आ गया। तो 62,000 आ गया। ओके। अब आपको रोम नामचा लिखना हो तो आप वीडियो देखें, नहीं लिखना हो तो आप वो वीडियो को बंद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं रोम नामचा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये ख्याति है उसका करना पड़ते हैं। ख्याति हमने बांट दी है तो बराबर ये उधार तरफ है ख्याति। तो हम लोग क्या लिखेंगे ख्याति उधार तरफ है तो ख्याति खाते जमा हो जाएगा। ये धवल का पूंजी खाता उधार, कमल की पूंजी खाता उधार, नवल की पूंजी खाता उधार, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। तो इसका ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बराबर क्या लिखेंगे यहाँ। तो पहली है एंट्री हम लोग लिखते हैं धवल का पूंजी खाता उधार 4,000 और कमल का पूंजी खाता उधार 4,000 और नवल का पूंजी खाता उधार कितना है 2,000। ओके। जो ख्याति खाते का पुरानी ख्याति थी उसका है ये 10,000 टोटल। विवरण लिखना हो तो लिखें, कोई बात नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके आगे देखते हैं। अब इधर साइड में क्या है विनियोग खाता है। नवल है ना 8,000 जो बचा था वो विनियोग पूरा ले गया है, इसलिए अब ले जाने वाला खाता उधार होता है। तो नवल ले गया तो नवल का पूंजी खाता उधार और विनियोग खाते का बराबर ये लिखना है हमको। तो दूसरी एंट्री लिखते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे नवल का पूंजी खाता उधार, नवल का पूंजी खाता उधार विनियोग खाते का कितना है 8,000 और 8,000। ओके इसको भी यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब आगे देखते हैं। तो नवल की यहाँ पर लोन है तो लोन का देखना पड़ेगा। तो लोन का क्या लिखेंगे तो यहाँ पर नवल का पूंजी खाता बराबर और लोन खाते का। तो यहाँ लिखते हैं तीसरा है तो लिखेंगे नवल का पूंजी खाता कितना है 9,500 और लोन खाते का 9,500। ओके आगे देखते हैं। अब हम लिखते हैं सामान्य अनामत का। तो आप थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो आप देख लेना। अब चौथा है सामान्य अनामत। सामान्य जमा तरफ का करेंगे, पूरा उधार तरफ का किया था, जमा तरफ का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये सब उधार मतलब जो सामान्य अनामत खाता है क्या होएगा उधार तरफ। सामान्य अनामत खाता उधार वो सब कितने लोगों में बांटा उन सब की पूंजी खाते का लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे धवल के पूंजी खाते का, धवल के पूंजी खाते का, कमल के पूंजी खाते का। ओके फिर कौन है नवल के
पूंजी खाते का। देखो पूंजी खाता, देखो यहाँ पर देखोगे तो ये उधार आ रहे थे, तो हम लोग पूंजी खाते में से इनको लिखे थे ये, तो ये जमा तरफ थी और ये उधार तरफ। इधर क्या होगा, सामान्य अनामत खाता उधार तरफ, तो पूंजी खाता जमा तरफ हो जाएगा। तो कितना कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 ही आता सामान्य अनामत, तीनों को मिला हो 2000, 2000 और 1000 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे किसका बंटवारा कर रहे हैं, विनियोग की कमी वृद्धि फंड खाता उधार। तो कितना था, तो लिखेंगे ये भी जमा तरफ वाला ही है, तो विनियोग बराबर नहीं पता पड़ता है, तो ये देखो ये रहा, इधर साइड का लिख रहे हैं बराबर। तो इधर साइड का जो सामान्य अनामत लिखते हैं विनियोग का लिख देते हैं, तो वो अब आगे लिखते हैं। तो ये खाता उधार और बाकी की पूंजी खाते जमा करेंगे। ओके यहाँ लिखते हैं विनियोग वृद्धि कमी फंड खाता उधार। ओके 500 और धवल के पूंजी खाते, धवल के पूंजी खाते का 200 रुपया और कमल के पूंजी खाते का 200 रुपये, नवल के पूंजी खाते का 100 रुपये। ओके अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते की तरफ देखेंगे ये। और इस साथ में यहाँ पर एक और ले गया है, ये जो ले गया है ये नई ख्याति जो थी ना, मूल्यांकन किया था ये, तो ये इसके जो खाते हैं और क्या आएगा यहाँ पर ध्यान रखना है, ये दोनों खाता उधार तरफ लिखना है और नवल का जो है नवल में लिखा है तो नवल खाते का लिखेंगे। ओके तो यहाँ लिखते हैं छठा, धवल का पूंजी खाता उधार, कमल का पूंजी खाता उधार, नवल के पूंजी खाते का कितना कितना है, 4000 और 4000 और यहाँ हो जाएगा 8000। ओके अब हम लोग पुनः मूल्यांकन खाते में तरफ चलते हैं। तो पुनः मूल्यांकन में देखोगे ये रहा, पुनः मूल्यांकन खाता का लिखा है ना, तो 800, 800 और 400 ये हमको देखना पड़ेगा। ओके ये वाला लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता उधार और पूंजी खाते का, सब तीनों का। ओके तो यहाँ लिखते हैं 7वीं एंट्री है, क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता उधार, पुनः मूल्यांकन खाता उधार कितना है, 8000। ओके सॉरी कितना है, 2000, कितना है 2000 और बाकी का सब लिखते हैं। धवल का पूंजी खाता, धवल का पूंजी खाते का, नवल कमल, सॉरी पहले कमल आएगा, कमल के पूंजी खाते का, नवल के पूंजी खाते का 2000 का बंटवारा किया था, कितना आया था, इसका 800, इसका 800 और इसका 400। ओके ये हो गया हमारा। अब हम लोग आगे और देखते हैं, तो पुनः मूल्यांकन को उधार तरफ देखते हैं क्या क्या है, डूबत ऋण अनामत खाता और स्टॉक खाता और ये कारीगर मुआवजा दावा से नुकसान, इन तीनों को हम लोग लिखेंगे। ये तो हमने लिख दिया है। ओके तो ये पुनः मूल्यांकन खाते की उधार तरफ लिखा है, तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार, ये उधार तरफ है, इसको जमा तरफ लिख दोगे तो इसके हमको खतौनी हो गई।
तो यहाँ लिखते हैं 8वां है, क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन खाता उधार, बराबर कितना है वो बाद में लिखेंगे। स्टॉक खाते का कितना था, स्टॉक 5000 था। और उसके बाद कारीगर मुआवजा दावा खाते का कितना था, 2000। और एक और था डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत खाते का 1000, कितना हुआ, 8000। तो 8000 यहाँ लिखते हैं। ओके, ये हो गया है। इसी तरह से हम लोग जमा तरफ का लिखेंगे। तो जमा तरफ में क्या है, तो जमा तरफ में दो हैं, एक तो लेनदार, तो लेनदार ये दोनों जमा है, तो जमा है तो कितना साइड लिखेंगे, उधार तरफ। और जमा में कौन आएगा, पुनः मूल्यांकन खाते का, ये हमको करना है। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, क्या लिखेंगे, यंत्र खाता, यंत्र खाता 9वां है ये, यंत्र खाता उधार और लेनदार खाता, लेनदार खाता उधार कितना कितना था, 5000, ये भी 5000। क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते का, पुनः मूल्यांकन खाते का कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाता है। ओके, तो इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।